सर ऐसे एंटरप्राइजेस था, सर ऐसे एंटरप्राइजेस का पार्ट 1 था आपके पास। ये सब पूरी कंपनी है ना, सारे प्रोडक्ट्स को एक ही रेट पे यूज कर रही थी। सर ये किस सिनेरियोज में ठीक रहता है कि आप एक सिंगल ओवरहेड रेट ले लो? सिंगल ओवरहेड रेट कह लो, कंपनी वाइड रेट कह लो, या ब्लैंकेट रेट कह लो, उसके 3 डिफरेंट नाम है। कब? जब कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही हो या ऐसे प्रोडक्ट बना रही हो सब के सब जो है सेम फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तब आपके पास ये वाली बेसिस अप्रोप्रिएट होती है। मगर यहाँ पर आपके पास 3 अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग आपके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इक्वली नहीं कर रहे हैं। तो सही आपके बेसिस ऐसी सही नहीं थी। तो इससे पार्ट ए में आपसे कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो और ये अज्यूम करना कि कंपनी जो यूजिंग कर रही है सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड और किसके ऊपर, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे। हमने डायरेक्ट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया, लेबर आवर्स से डिवाइड किया, हमारे पास पर यूनिट के लेबर के हिसाब से अप्लाइड रेट आ गया। ओवरहेड अप्लाइड रेट कह लो, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट कह लो। फिर हमने क्या किया, जो आपके प्रोडक्ट जितने घंटे लेबर के यूज करते हैं उसके हिसाब से ओवरहेड पर यूनिट के हिसाब से निकाल दी। तो इस हिसाब से पार्ट बी का आता कि रिकैलकुलेट करो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। रिक्वायरमेंट देखना, उससे ओआर आपसे उससे कॉस्ट पर यूनिट मांगा है, और भी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट by allocating individual expenses on the basis of specific utilization of related facilities. तो सर हमें खुद एप्रोप्रिएट बेसिस देखनी थी और ये खर्चों को एलोकेट करना था। तो सर आपके पास खर्चे कौन से थे और बेसिस कौन सी दी हुई है? सर हमारे पास कुछ बेसिस दी हुई है, कुछ प्रोडक्शन की यूनिट दिए हैं, तो ये तो काम आएगा कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। दूसरी जगह बेसिस कोई डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए, कहीं पे मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है और कहीं पे इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट दिए हुए। फिर सर हमारे पास कुछ और डेटा है जहाँ पे हमारा फैक्ट्री स्पेस दी हुई है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी हुई है, स्टोर्स की कंजम्पशन दी हुई है और नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड दी हुई है। हमारे पास कुछ बेसिस है, हमें एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है देख करके ऊपर ओवरहेड की कॉस्ट कौन सी है और उसके लिए मैं बेस कौन सी यूज करूं। मैनुअल का पेज नंबर ये लिखा हुआ 53। तो सर हमने कहा हमारे पास सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस हैं। सर इनडायरेक्ट वेजेस टोटल आपके पास 6 लाख है और सर ये इनडायरेक्ट वेजेस किसके लिए? मशीन मेंटेनेंस। मुझे एक बात बताओ सर, जो मशीन मेंटेनेंस के ऊपर एक जो इनडायरेक्ट लेबर जो छोटू काम कर रहा होगा मशीन के ऊपर, तो किस बेसिस पे उसकी कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए? क्या जितने घंटे मशीनें ज्यादा चल रही होंगी उस पर ज्यादा मेंटेनेंस चल रही होगी, तो उनकी वेजेस होनी चाहिए किस पे? मशीन आवर्स पे। सर फिर आपके पास एक इनडायरेक्ट वेजेस आ रही है स्टोर्स की। सर जितना जिस स्टोर ने जितना माल कंज्यूम किया होगा जिस प्रोडक्ट के लिए, वहां पर ज्यादा दफा हमने भेजा होगा लेबर को, जाओ भाई ये माल उठा के ले आओ। हाँ, तो सर आपके पास शायद ये स्टोर कंजम्पशन की बेसिस पे होना चाहिए था। आपके पास बेस स्टोर कंजम्पशन मौजूद है। अगर सर स्टोर कंजम्पशन ना होती तो मैं क्या करता, मेरे क्या अच्छी बेसिस होती? हाँ, स्पेस नहीं, शायद यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज्यादा अच्छा होता। अगर मेरे पास स्टोर कंजम्पशन का डेटा ना होता तो सेकंड बेस्ट बेस मेरे लिए क्या होती? यार जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उतनी दफा वो माल आना जाना जो हुआ होगा उसकी शिफ्टिंग हुई होगी, तो आपके प्रोड्यूस के ऊपर हो जाता। मगर अभी आपके पास स्टोर कंजम्पशन मौजूद है, तो आप कहेंगे सर स्टोर कंजम्पशन। सर क्वालिटी कंट्रोल वाले, सर क्वालिटी कंट्रोल वाले काम कर रहे हैं। सर हमारे पास एक गिवन है डेटा के कितने यूनिट्स इंस्पेक्टेड हुए हैं, जो भी प्रोड्यूस हुए सारे के सारे इंस्पेक्टेड नहीं हो रहे, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स आप क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो। हमारे पास ये वाला था ना पॉइंट नंबर 2 के अंदर, इंस्पेक्शन आवर्स जैसा यूनिट्स नहीं, इंस्पेक्शन आवर्स है कि हर यूनिट पे, हर एक यूनिट पे कितने इंस्पेक्शन के घंटे लगते हैं, तो उसके ऊपर हमारे पास ज्यादा अच्छी बेस होगी। या कोई और बेस लग रही है तुम लोगों को? हाँ, कोई और अप्रोप्रिएट बेस लग रही है इसके अलावा कि इंस्पेक्शन आवर्स के अलावा कोई बेस ले लें? सर तो इंस्पेक्शन आवर्स ज्यादा अच्छी बेस है, इंस्पेक्शन। और सर यहां पर भी
अगर मेरे पास ना होता इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट तो भी सर मेरे लिए क्या सही रहता, यूनिट, क्योंकि मैं ये सपोज करता कि हर यूनिट पे इक्वली क्या करता है इंस्पेक्शन के घंटे लगते हैं, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर इसको लेता। मशीन आवर्स की बेसिस पे मत लेना, सही है, मशीन आवर्स का इंस्पेक्शन से कोई लिंक नहीं है। तो इसके बाद क्लीनिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो साफ सफाई, तो वो कौन सी बेस अच्छी रहेगी, फैक्ट्री स्पेस है, जितना बड़ा कमरा होगा उतनी ज्यादा लेबर यूज होगा और उतनी ज्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी स्पेस। सर फ्यूल एंड पावर, तो सबसे बेहतरीन होता है आप किलोवाट आवर्स ले लो, सवाल में गिवन है। दूसरा होता है मशीन आवर्स, गिवन है मशीन आवर्स, जितने घंटे मशीन चली होंगी उतने ज्यादा उसने पावर कंज्यूम की होगी, मशीन आवर्स। इसके बाद सर इंस्पेक्शन आवर्स का बता दें बेटा, इंस्पेक्शन आवर्स का हमने यही कहा ना, जितने घंटे आपको एक यूनिट को इंस्पेक्ट करने में लग रहे हैं उतना उनका खर्चा लगा होगा। तो आप ये जो इंस्पेक्शन के जो क्वालिटी कंट्रोल वाले जो हैं वो क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं ना कि यूनिट सही प्रोड्यूस हुए या नहीं हुए, और जितना घंटे उन्हें लगेंगे यूनिट को इंस्पेक्ट करने में उसके हिसाब से उसको एलोकेट होनी चाहिए। सर फिर के बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग, सर ये टोटल उसने दे दिया आपको कितना, 15,60,000 रुपया के टोटल प्लांट पे मशीनरी पे एंड बिल्डिंग पे लगा है। सर अब आप देखें आपके पास नीचे एंड में एक लाइन मौजूद है, एंड में आपके पास मौजूद है एक लाइन, सर वो कौन सी लाइन है, सर वो लाइन मौजूद है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। कितना है सर, 10% का आपका प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो सर बिल्डिंग का तो उसने नहीं बताया, बिल्डिंग का उसने, तो सर मेरे पास उसको तोड़ने के है ना दो स्टेप्स थे, एक सिंगल स्टेप में नहीं टूटेगा ये। पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, सर डेप्रिसिएशन के लिए बेस कौन सी होती है, कॉस्ट, सबने एफएआर 1 में पढ़ा हुआ है, चाहे आपके पास 4 मेथड्स हो, सारे के सारे मेथड्स में क्या यूज होती है, कॉस्ट। कॉस्ट को आप बेस बनाते हो, फिर एलजी वैल्यू माइनस करते हो, डिवाइड करते हो यूजफुल लाइफ से या एक्सपेक्टेड आउटपुट से, यही होता है सर। तो सर यहाँ पर आपके पास ये जो सारी मशीन है इसकी कॉस्ट गिवन है सर 6, 4 और 3, कितना बनता है ये 13 मिलियन। सर टोटल जो मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी उसकी कॉस्ट कितनी है 13 मिलियन। सर 13 मिलियन का अगर मैं 10% अप्लाई करूं कितना बन जाता है 1.3 मिलियन। 13 मिलियन का अगर 10% में अप्लाई करूं कितना बनता है, तो सर ये 15,60,000 में आपके पास दो चीजें, एक 13 लाख की 1.3 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी, हाँ सर, और बाकी कितना बच गया 2,60,000, हाँ सर 260,000। सर ये आपके पास क्या है, अब सर प्लांट एंड मशीनरी तो कॉस्ट पे हो जाएगी, किस पे हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर बिल्डिंग की कॉस्ट है, नहीं सर बिल्डिंग की कॉस्ट मौजूद नहीं है। हाँ सर मेरे पास अलबत्ता बिल्डिंग की स्पेस मौजूद है, तो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, और सर मैं अज्यूम करता हूँ एक ही फैक्ट्री है एक ही जगह पर है, तो सबकी कॉस्ट भी क्या होंगी, लगभग स्क्वायर फुट जो पर स्क्वायर फुट होगा वो क्या होगा, रेट सेम ही होगा। तो आपके पास स्पेस के हिसाब से उसको क्या करोगे, एलोकेट कर दोगे। तो सर आपके पास बाकी क्या आ जाएगा, बिल्डिंग स्पेस। क्या ये पॉइंट समझ आया। तो इसके बाद इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सर जितना महंगा प्लांट होगा उतना ज्यादा इंश्योरेंस उसका महंगा होगा, क्लियर है। एक छोटे जनरेटर का इंश्योरेंस और एक बड़े प्लांट का इंश्योरेंस दोनों अलग होगा। सो आपकी अच्छी बेस कौन सी होती है, कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, सर 15,69,000 रिपीट, बेटा चाय लेके बैठा करना। सर आपको कहा प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन एक साथ है 15,60,000 की। जब 15,60,000 की डेप्रिसिएशन एक साथ गिवन है, इसमें दो कंपोनेंट शामिल है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी है प्लांट एंड मशीनरी का भी। तुम्हें इस तरह का डेटा दिया हुआ है कि इस डेप्रिसिएशन में तुम प्लांट एंड मशीनरी को अलग कर सकते हो। कैसे सर, हमें कॉस्ट दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, डेप्रिसिएशन की हमेशा बेस क्या बनती है, कॉस्ट। तो आपने कहा सर 13 मिलियन का अगर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है और 10% का रेट तुम्हें सवाल में यहाँ गिवन है,
तो मतलब तुम्हारे पास 13 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। और अगर टोटल तुम्हारे पास 15,60,000 का फैक्ट्री ओवरहेड है, उसमें से 13 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी का है, तो बाकी 2,60,000 किसका होगा? बिल्डिंग का होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो 13 लाख है वो मैं एलोकेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी। एंड सर आपके पास जो 2,60,000 बच गया, कौन सा? बिल्डिंग का, वो मैं करूंगा किस पे? फैक्ट्री पे, क्योंकि मैं बिल्डिंग की कॉस्ट मौजूद नहीं है। अगर सर बिल्डिंग की कॉस्ट मौजूद होती तो मैं इसको यूज कर लेता, मगर सर अभी भी ये बहुत ज्यादा अच्छा एस्टिमेट है। क्यों सर? फैक्ट्री एक ही जगह पे, प्रोडक्शन एक ही जगह पे हो रही है, तो सर एरिया के हिसाब से ही कॉस्ट होगी ना हर, क्योंकि आपके पास अगर एक ही एरिया में जगह होती है तो सामने वाले रोड पे दुकान वाले सामने लो, एरिया के हिसाब से रेट क्या होंगे? सबके सेम होंगे, तो कॉस्ट उनकी आप स्पेस के हिसाब से भी एलोकेट कर सकते हैं। ओके हो गया? सैयद मोहम्मद हसन, डन है? चले सर। सर इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, ये किस पे जाएगा सर? कॉस्ट नहीं है बिल्डिंग की, तो ये भी किस पे चला जाएगा? स्पेस पे, बिल्डिंग स्पेस या फैक्ट्री स्पेस। फैक्ट्री सर स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम, सर ये भी स्टोर स्पेयर्स की कंजम्पशन पे जाएगा। ना होता तो मैं क्या करता? प्रोडक्शन यूनिट्स पे चला जाता, मगर अभी मेरे पास मौजूद है तो स्टोर्स कंजम्पशन। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उतनी दफा माल गोदाम में जाएगा, छोटू वगैरह, तो मैं फिर वही दूसरी बेस अप्रोप्रिएट बचती ना। उसके अलावा कौन सी बेस होती? जो स्टोर से माल कंज्यूम होता है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उतना स्टोर से माल कंज्यूम होगा। एरिया पे क्यों? हाउ कम? भाई एरिया के हिसाब से एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां पे हम पापड़ को सुखाते हैं, एक है मशीन है, वहां पे सारे पापड़ बन जाते हैं। तो तुम कहोगे वो तो छोटी सी जगह, उसको तो कोई एलोकेट ना करो, सारे यहाँ पे सूख रहे हैं, वहां पे कर दो। सही है। टेक्सटाइल के अंदर धागा बनाने वाली मशीन इतनी बड़ी नहीं होती, मगर वो जो धागा निकाल के जब उसको राउंड करके आप जो उसको डंडे के ऊपर लगा देते हो, उसकी जगह बहुत बड़ी, यहाँ पे कोन्स चल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा होता है वो उस मशीन पे हो रहा होता है, जो निकल के कॉटन उस मशीन के अंदर जाके उसको बिल्डिंग वगैरह स्पिनिंग वगैरह कर रहा होता है। जब धागा निकल जाता है फिर उसको आप राउंड करने के लिए क्या करते हो? वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो स्पेस, हाँ रेंट वगैरह का समझ में आता है, हीट एंड लाइट का स्पेस पे समझ आता है, ये वाला समझ में नहीं आता। डन हो गया? अब वही वाली बात हो गई, तंदूर की रोटी वाले पे तंदूर इतना सा होता है, प्रोडक्शन सारी वहां हो रही है, जो भी आटा वगैरह आता है, जो भी कंज्यूम होता है वो डायरेक्ट उसके अंदर जाता है, भट्टी के अंदर जाता है। जो इतना बड़ा काउंटर लेके खड़ा हुआ है जिसमें शीरमाल और ये सब पड़े हुए हैं, उस पर तो स्टोर एंड सप्लाई कंज्यूम कभी कभार तो होती भी नहीं है। क्लियर है सर? उसके बाद आपके पास है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। सर रेंट किस पे एलोकेट होना चाहिए? सर ये तो हमेशा किस पे सर? स्पेस, फैक्ट्री स्पेस। सर हमने बेसिस देख ली, अब हमें क्या करना है? खाली और खाली सवाल को प्लॉट करना है। सर इंश्योरेंस के लिए अच्छी बेस कॉस्ट होती है या स्पेस? कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट होगी बेटा, है। मशीन आवर्स का डेटा निकाला था ना मैंने? नहीं सर, लेबर आवर्स का निकाला था, लेबर आवर्स का निकाला था। जैसे मेरे पास लेबर आवर्स का डेटा है, मुझे मशीन आवर्स का निकालना है, तो सर मैं मशीन आवर्स की अगर मैं वर्किंग करूं, पार्ट बी वर्किंग, और सर इंस्पेक्शन आवर्स निकालना है, मशीन आवर्स ए बी एंड सी। सर यूनिट्स कितने कितने हैं? 12 20 45, 12 20 एंड 45,000। सर मैं मशीन आवर्स पर यूनिट, सर मशीन आवर्स पर यूनिट आपके पास 6 8 और 10, 6 8 और 10। ऐसे इंस्पेक्शन आवर्स भी दिया हुआ है मुझे, इंस्पेक्शन आवर्स 2 3 4, इंस्पेक्शन आवर्स 2 3 एंड 4। सर लेबर आवर्स मैंने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं, किए हुए ना?
तो उसका टोटल मशीन आवर्स कितना आ गया? ये 160,000 एंड ये टोटल कितना हो गया? 682,000. So inspected units 600, 400, 1350. देसी जरा सही रहता है सर. 1200 एंड 5400 टोटल 7,800. अरे कोई एग्जैक्ट परसेंटेज बनती है क्या? 72 डिवाइड बाय 682 जरा डेसिमल्स में ना अच्छी परसेंटेज बनती है? नहीं बन रही? हाँ छोड़ो फिर सर. और सर मेरे पास लेबर आवर्स, लेबर निकाले थे ना हमने, 240, 1 लाख और 81 लेबर आवर्स का कोई काम नहीं है. हाँ उसके लिए हो गया. ठीक है सर. सर अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसका पार्ट बी का. सर आपके पास सबसे पहले है इनडायरेक्ट वेजेस ए बी एंड सी. सर आपके पास सबसे पहले मेंटेनेंस. सर मेंटेनेंस के का मशीन आवर्स है. सर आपके पास टोटल मशीन आवर्स है 682. तो सर 72 डिवाइड बाय 682 प्रोडक्ट बीटा ने 1,60,000 तो 160 डिवाइडेड बाय 682. और सर गामा पे मशीन आवर्स लगे कितने? 450,000 तो 450 डिवाइडेड बाय 682. और सर हमारा मशीन मेंटेनेंस का खर्चा था कितना? सर मशीन मेंटेनेंस का टोटल खर्चा था आपके पास 6 लाख रुपए का. 6 लाख. तो सर आपके पास आ गया 600K लिख रहा हूं. बेटा बताओ कितना आ गया ये? 643 140,762 then 39589594 डन हो गया. 4 और 3 7 और 2 9 सही है. 3 और 3 6 और 4 10 ये ठीक हो गया. सर इसके बाद मेंटेनेंस आवर्स के बाद हमारे पास क्या था सर? स्टोर्स एंड कंज्यूम. सर स्टोर्स था 360 का. सर स्टोर्स के लिए स्टोर कंजम्पशन स्टोर्स तो क्या था? स्टोर्स कंज्यूम. सर ये आपके पास था कितना है सर? ये सर ये डायरेक्ट दिया हुआ 720, 270 और 810. ये टोटल कितना होता है? 1800 होता है. इसकी परसेंटेज बन रही है. दे दो फिर. कितना? 20 18 18 20 कैसे हो जाएगा? 18 18 36 36 बात कर. 40%. 18 और आधा 9 70 15% और 40 15 55 और ये हो जाएगा 45. ठीक है. डायरेक्ट सो ये कर लूं वो थोड़ा मुश्किल रहता है यार. कितना गया? 3,60,000. तो 360K 40%. ये 3,60,000 का 15% और ये 3,60,000 का 45%. बताओ कितना आया? 144. दूसरा तीसरा 162,000. डन हो गया. सर उसके बाद हमारे पास क्या था? क्वालिटी कंट्रोल वाले सर 468,000. सर क्वालिटी कंट्रोल वालों के लिए ये बनता है क्या? 78 का 1200 नहीं बनता है क्या? 6. हाँ कोई परसेंटेज बनता है इसका?
15.38 6 के टेबल में आ तो जाता है यार, 7800 भी आता, 1200 भी आता, तो परसेंटेज नहीं बनता। 12 12 24 12 40 12 72। हाँ सर, सर आपके पास है क्वालिटी कंट्रोल। सर ये क्वालिटी कंट्रोल वाले इंस्पेक्टेड आवर्स, सर इंस्पेक्टेड आवर्स आपके पास है 1200 डिवाइडेड बाय 7800, 12 डिवाइडेड बाय 78 कर दूं, 12 डिवाइडेड बाय 78, फिर आपके पास है फिर 12 डिवाइडेड बाय 78 एंड आपके पास है 54 डिवाइडेड बाय 78। सर कॉस्ट कितनी है? तो आपके पास कॉस्ट है इसकी 468,000 एलोकेट करनी है हमने। सर आप परसेंटेज का क्यों कह रहे हैं? अबे यार वर्किंग करने के लिए इजी होता, अब्दुल समी तो पूरा पूरा करियो, तुम्हें तो कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट आंसर लिखना होगा ना। 468 कितना आया फर्स्ट का? 72, ये भी 72, ये कितना हो जाएगा? 324,000। सब क्वालिटी कंट्रोल के बाद हमारे पास क्या है? सब हमारा क्लीनिंग है रिलेटेड। सर क्लीनिंग वाला क्या परसेंटेज में आ रहा है ही परसेंटेज में? बेहतरीन, 4 लाख है क्लीनिंग। फैक्ट्री स्पेस, सर आपके पास टोटल कितना था ये? 4 लाख। कितना कितना परसेंट है? अरे परसेंटेज तो बता दे। 40 35 एंड 25%, कितना कितना आ गया? 160 140 पूरा 1 लाख। सर इनडायरेक्ट वेजेस हो गई। सर इसके बाद क्या फ्यूल एंड पावर आ गया, वो सब मशीन आवर्स पे 28 लाख के फ्यूल एंड पावर। मशीन आवर्स, तो मशीन आवर मेरे पास है 72 डिवाइडेड बाय 682। सर ये 160 डिवाइडेड बाय 682 और ये 450 डिवाइडेड बाय 682। और सर टोटल मशीन आवर्स जो है हमारे पास, जो मशीन का वो है वो कितना? 28 लाख 2800 के। कितना आया? कितना? 295601 656891 18470508 कर लूं, क्योंकि एंड का जो 0 जाना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 रुपए से कुछ नहीं होगा, कोई रेट आगे पीछे नहीं हो जाएगा, 1 रुपया खाली। एलोकेट पूरा अमाउंट है भाई। सर इसके बाद फ्यूल एंड पावर हो गया। सर फिर आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। सर ये 2 अलग अलग टुकड़ों में होगा, सही है, प्लांट की अलग और मशीनरी की अलग। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड, सर ये होगी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट पे, और सर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ये होगी फैक्ट्री की स्पेस पे। ये ज्यादा आसान है ना सर? 2,60,000 थी और 40%, ये भी 2,60,000 का 35%, और ये 2,60,000 का 25%। कितना कितना आया? 16,104,000 91,000 65,000। और सर प्लांट एंड मशीनरी था 13 लाख का। और सर इसका शायद मेरे पास
सर 6 4 3 13, 6 4 और 3, 6 4 और आउट ऑफ 13 इंटू 1.3 मिलियन, कितना कितना आया? तो वही आ गया 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख। डन हो गया सर। बड़ा सवाल है, क्या बनाता क्यों? सर इंश्योरेंस और प्लांट एंड मशीनरी, सर ये भी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे आएगा। कितना है सर? 2,40,000 का। 6 डिवाइडेड बाय 13, 4 डिवाइडेड बाय 13 और 3 डिवाइडेड बाय 13, 2,40,000। ये था इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट पे बता कितना आया? 1106 076 0769। डबल 5385 डन हो गया। सब पे इंश्योरेंस बिल्डिंग की है तो ये फैक्ट्री स्पेस पे जाएगी, जो कि हमारे पास 40 35 और 25 थी। 24,000 टोटल, नहीं नहीं 60,000, 40 35 एंड 25, कितना कितना आया? 24 21 और 15। इसके बाद क्या है? स्टोर। सर ये मेरे ख्याल से 18 लाख ऊपर भी और नीचे भी 18 लाख ही है ना? हाँ सर, देखो इन सबका टोटल भी आपने 18,000 ही बताया था ना मुझे, 18 लाख। तो उसको सिंपली यही ले जाऊं। हाँ टोटल भी 18 लाख है और नीचे जो बेसिस दी है वो भी 18 लाख की दी है। सही है, तो सर आप ऐसे ही ले जाएं। 720, 270 एंड 810। 720, 270 एंड 8,10,000। स्टोर्स एंड बेसिस था स्टोर्स कंज्यूम। अब क्या रह गया सर? आखिरी आखिरी सर आखिरी रह गया हमारे पास रेंट रेट एंड टैक्सेस 12 लाख के। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सर ये भी हमारे पास फैक्ट्री स्पेस सर 12 लाख के टोटल। 1.2 मिलियन इंटू 40%, 1.2 मिलियन इंटू 35% एंड 1.2 मिलियन इंटू 25%। कितना कितना आया? 480, 4 3 300,000 डन हो गया। सर क्या मुझे आप लोग बता देंगे टोटल कितना हो गया? तीनों ही 371, ओके 23394 4374। सर आपके पास आ गया सर अल्फा पे कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगा, बीटा पे कितना लगा और गामा पे कितना लगा। उसने आपसे पूछा था फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। सर ये जो 2.77 मिलियन लगे ये अल्फा के कितने यूनिट्स पे लगे हैं? 12,000 यूनिट्स पे लगे हैं सर। और बीटा के 20,000 यूनिट सर बीटा के थे और गामा के 45,100। सर जिसने आंसर यहां तक छोड़ दिया उसने शायद 2.5 नंबर अपने कम लिए, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ओवरहेड निकालना, उसके मार्क्स होंगे ओवरहेड निकालने के मार्क्स
जरूर नहीं, मगर जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या था, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताना। तो आपने सबको खाली डिवाइड करवाना किससे, यूनिट से। तो आपके पास OAR पर यूनिट 21411। डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी का बता दें कैसे ब्रेक हुआ। बेटा मैं 2 दफा बता चुका हूँ, शायद आपकी गुड मॉर्निंग अभी हुई है, एक दफा भी नहीं होता। दूसरे बच्चे कह रहे हैं दूसरी दफा वापस बताया था। 90.22 डन हो गया। ये आपका क्या था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर का कमेंट आ जाए, वैसे तो है नहीं सर, आपने जब पार्ट ए से किया था तो आपने ए को कितना दिया था, 364 लेबर आवर्स की बेसिस पे, जबकि उसके लेबर के घंटे तो ज्यादा थे, मगर मशीन के घंटे और इंस्पेक्शन के घंटे ए पे इतने ज्यादा नहीं थे। तो सर अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपके पास एक सिंगल वाली बेस कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं रहती, until and unless all products are using the same resources, सेम मशीन के घंटे लग रहे हैं, सेम आपके पास दूसरी चीजें लग रही है, सेम स्पेस यूज कर रहे हैं, तब आपके पास सही होता है कि ठीक है आप एक सिंगल रेट ले लो। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हो और सबके सब सेम स्पेस यूज कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया। तो ये 2 आंसर्स थे आपके। सर क्वेश्चन नंबर 231.14 क्या चीज, क्वालिटी कंट्रोल 72 324 डन है। क्या समझ नहीं आया, क्वालिटी कंट्रोल समझ नहीं आया। क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं, मशीन को, मशीन की मेंटेनेंस करते हैं, फिर जो यूनिट तैयार होते हैं उनको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि सही यूनिट बना है या नहीं बना। तुम्हारे पास था सवाल में गिवन कि एक यूनिट पे कितने इंस्पेक्शन के घंटे लगते हैं, अल्फा पे 2, बीटा पे 3, गामा पे 4, और उसने ये भी बता दिया कि सारे यूनिट्स हम टेस्ट नहीं करते, सैंपल बेसिस पे करते हैं। क्या करते हैं, सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग की जाती है। तो उसमें बताया अल्फा के कितने यूनिट्स टेस्ट हुए, बीटा के कितने हुए, गामा के कितने हुए, तो आपको वहां से उसकी बेस निकालनी थी। सेट हो गया जी बेटा। हॉर्स पावर लास्ट क्लास में आए थे, लास्ट क्लास में एक मिसाल दी थी, घर पे अगर एक पंखा चलाओ 10 घंटे और एसी चलाओ 10 घंटे, डिफरेंस आएगा। खाली पूरा महीना 10 घंटे पंखा चलाता रहे रात को सोते वक्त, बिल कुछ और आएगा, एसी चलाएगा बिल कुछ और आएगा। रीजन क्या होता है, एसी के कंप्रेसर के वॉट्स और पंखे के कैपेसिटर का वॉट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा अच्छी बेस क्या होती है, किलो वॉट आवर्स गिवन हो, हॉर्स पावर आवर्स भी किलो वॉट आवर्स ही होता है, घोड़े वाले घंटे की पावर नहीं है।